नाज़रीन, साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का क्विक यू टर्न, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक एंकर ने, एक नामवर एंकर ने होशियारी दिखाई, लेकिन वो होशियारी दिखाना उस एंकर को कैसे महंगा पड़ा। आगे से एक सीनियर सहाफ़ी ने ऐसा जवाब दिया कि जनाब एंकर साहब लाजवाब हो गए। इसकी डिटेल भी आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करते हैं। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर, शहबाज शरीफ साहब का क्विक यू टर्न, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारियों से हटने के बाद, कौमी असम्बली की डेज़ोलेशन के बाद, शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया लंदन जाने का। शहबाज शरीफ लंदन रहे, भाई के साथ मुलाकातें करते रहे और मुस्तकबिल की सियासत के प्लान भी बनाते रहे। अब कल शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आते हैं और कहा गया कि यहाँ पर वो जो नवाज़ शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी की तारीख़ है, इस हवाले से वो तैयारियों का जायज़ा लेंगे, उनकी निगरानी करेंगे। लेकिन आज ये ख़बर सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस पहुँचते ही लंदन के लिए यू टर्न ले लिया है। और इस खबर में लाजिम बताया जा रहा है, मुर्तज़ा शाह साहब ने जो लंदन से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहुँचे, एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात या एक अहम शख्सियत के साथ कुछ कन्वर्सेशन हुई और उसके बाद वो अहम पैगाम जो उस शहबाज शरीफ साहब को दिया गया उस मुलाकात में या उस कन्वर्सेशन में, वो शहबाज शरीफ साहब अहम पैगाम लेके लंदन रवाना हो गए हैं और ये पैगाम वो अपने भाई नवाज शरीफ को पहुंचाएंगे। तो अब देखते हैं, इतनी जल्दी अगर शहबाज शरीफ वापस आए हैं और वापस आने के बाद फ़ौरी लंदन रवाना हो गए हैं, तो ये कोई मामूली मामला तो नहीं लगता। लेकिन बहरहाल एक आध दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के बाद फ़ौरी तौर पे क्यों रवाना हुए। मरीम नवाज़ साहब का एक स्टेटमेंट आया कि मैं और नवाज़ शरीफ इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। अब ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया कि अगर नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, क्या वो जनरल बाजवा से, जनरल फैज़ हमीद से या इमरान खान साहब से इंतकाम लेंगे। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें कुछ सहाफ़ियों ने डिस्कस की कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो गद्दारी केस का मुकदमा बना, वो भी दरअसल नवाज़ शरीफ साहब की इंतकामी सियासत की अक्कासी करता था कि इधर वज़ीर-ए-आज़म बने नवाज़ शरीफ और उधर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी केस जो है वो शुरू कर दिया गया, आर्टिकल 6 का मुकदमा बना दिया गया। तो यहाँ पे जो चीज़ एक वजाहत करनी है वो ये थी कि 2013 में ग़ालिबन नवाज़ शरीफ नहीं चाहते थे कि वो परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब करें, लेकिन ये मामला, ये तौक जो है वो नवाज़ शरीफ की गर्दन में डाला गया और ये तौक डाला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ वकला जो कि हामिद खान ग्रुप से थे, वो चले गए जवाद ख्वाजा साहब के पास जो कि सीनियर प्यूनी जज थे। उन्हें जाके कहा कि आपने 3 नवंबर की एमरजेंसी को गैर आइनी करार दिया है, परवेज़ मुशर्रफ को उसका ज़िम्मेदार करार दिया है। ये हुकूमत वाले आए हैं और याद रखें कि वो जो 3 नवंबर की एमरजेंसी वाला फ़ैसला था वो 2009 में दिया गया था। ये जो वकला जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से शिकायतें करते रहे कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा, गद्दारी का ट्रायल होना चाहिए, वो 4 साल तक खामोश बैठे रहे। 4 साल के बाद जैसे नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, ये जाके अदलिया को शिकायत करते हैं कि ये हुकूमत तो आपके फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं कर रही, आपका जो फ़ैसला है परवेज़ मुशर्रफ 3 नवंबर की एमरजेंसी का ज़िम्मेदार है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बना रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मैं हुकूमत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करूँगा। जब मुनीर मलिक साहब ने जाके नवाज़ शरीफ के सामने मामला रखा कि अदालत तो ये कह रही है कि आप खुद कर लें, अदरवाइज़ हम हुक्म जारी कर देंगे कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाए, तो नवाज़ शरीफ ने कौमी असम्बली में ठहर के स्टेटमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, रिमार्क से बाद, कि हम परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करेंगे, उनका ट्रायल करेंगे संगीन गद्दारी केस में। तो वो जो परवेज़ मुशर्रफ का जो बात आपके साथ कहनी थी या जो शेयर करनी थी वो ये थी कि नवाज़ शरीफ विलिंग नहीं थे
इंतकाम लेने में ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आप गद्दारी केस का ट्रायल करें। और फिर हमने देखा कि जैसे ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया गया हुकूमत वक्त की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो वही अदलिया फिर परवेज़ मुशर्रफ के मामलात पर जब भी अदालतों में आए तो हाथ पाँव सुप्रीम कोर्ट के फूल गए। और हमने विटनेस किया 2015-16 में जब परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डालने का मामला था, तो अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डाल दे, और जज साहबान बेंच में बैठे कह रहे थे कि हुकूमत फ़ैसला कर ले, हुकूमत का अख्तियार है, हम क्यों कहें कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डालना नहीं डालना। और भैया आप खुद कह रहे थे 3 नवंबर की एमरजेंसी में कौन घर गया था? अदलिया घर गई थी, जजेस घर गए थे, जजेस को मैसूर किया गया था। लेकिन उस बेंच में बैठे जज साहबान ने बड़ा डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार किया। हालांकि जजेस को ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था, स्टेट में फ़ैसला देना चाहिए था कि आर्टिकल 6 का मुकदमा है, आइन तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 3 नवंबर 2000 की एमरजेंसी के हवाले से, तो लिहाजा इसका नाम ECL में शामिल किया जाए। तो वो बेंच में बैठे जज साहबान थे, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को जाने दिया। तो ये एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, वैसे जो एंकर वाली ख़बर है उस पर आने से पहले एक नैब से मुतल्लिक़ ख़बर है कि नैब जो अदालत उज़्मा का नैब तरमीम से मुतल्लिक़ फ़ैसला है, उस फ़ैसले के बाद मुतहरिक हुआ है। आज नैब की जानिब से एक ख़त लिखा गया है एहतसाब अदालत को, जज मोहम्मद बशीर साहब को, कि 80 से ज़ायद केसेस जो कि अदालत के दायरा अख्तियार ना होने पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने वापस किए थे, वो केसेस दोबारा से बहाल किए जाएँ। और कल इन 80 केसेस का जो रिकॉर्ड है वो नैब की जानिब से जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। अब इन केसेस में जरदारी साहब का केस है, नवाज शरीफ साहब का केस है, मुराद अली शाह साहब का केस है, शाहिद खकान अब्बासी का केस है, इसाक डार का केस है, राजा परवेज़ अशरफ का केस है, और शजील मेमन साहब जिन्होंने कराची की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि नैब तरमीम के बाद तो अब तो नैब अदालत का दायरा अख्तियार नहीं बनता, वो दरख्वास्त भी आज एहतसाब अदालत ने जो है वो खारिज कर दी है। अब आ जाते हैं जो एंकर ने होशियारी दिखाई और फिर सीनियर साफ़ी ने उसको बड़ा करारा किस्म का लाजवाब कर देने वाला जवाब दिया। तो ये मैं नाज़रीन निकाल लूँ पहले ये मामला, ये आ गया जनाब। ये नाज़रीन अवैस मंगलवाला हैं, मॉर्निंग शो करते हैं, एंकर हैं, साफ़ी नहीं मैं इनको कह रहा, एंकर हैं। ये मैं तफरीक यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि सहाफ़त का इनका कोई तजर्बा नहीं, क्योंकि अगर ये साफ़ी होते जो कुछ ये लिख रहे हैं ग़ालिबन ये ना लिखते, इनके नॉलेज में होता। क्योंकि साफ़ी कोशिश करता है कि ख़ास तौर पे जो ऐसे मामलात होते हैं जिसका मैं अभी चल के आगे तज़किरा करूँगा, ये सीनियर साफ़ियों से ढके छुपे नहीं होते, उनके नॉलेज में ज़रूर होते हैं। अवैस मंगलवाला साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ा साहब से उम्मीद है कि उनके दौर में इंसाफ और एहतसाब का बोलबाला होगा। बस दरख्वास्त ये है कि आगाज़ अपने अपने घर वालों के एहसास ज़ाहिर करके कर दें। अब ये साफ़ी होता तो इसके नॉलेज में होता। और बात किसकी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की। और बात किसकी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। और दरख्वास्त क्या कर रहा है? दरख्वास्त क्या असल में तो ये होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आगाज़ में अपने और अपने घर वालों के एहसास ज़ाहिर कर दें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब। तो इस पर जो साफ़ी होता है तो वो तो फिर टिका के बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब देता है, बड़ा करारा किस्म का जवाब देता है। तो कामरान यूसुफ साहब एंकर हैं, लेकिन एंकर होने से पहले वो फील्ड रिपोर्टिंग करते थे, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने इनको ये जवाब दिया। लेकिन जवाब से पहले एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें कि ये जो अवैस मंगलवाला साहब ने जो ट्वीट किया ना, ये 6:13 पे किया। तकरीबन 42,000 लोग जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया इसको देख चुके थे इस ट्वीट को। अब आगे जब जनाब कामरान यूसुफ साहब ने रिप्लाई दिया तो कामरान यूसुफ साहब ये लिखते हैं 7:28 पे कि भाईजान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने 2020 में ही अपने एहसास सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाल दिए थे। बिल्कुल सही बात की। काजी फ़ाइज़ा साहब ने 2020 में जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था अपने एहसास पब्लिक कर दिए थे और कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज से कि आएँ, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो मुझसे सवालात पूछते हैं वो अपने एहसास भी पब्लिक कर दें। लेकिन सिर्फ काजी फ़ाइज़ा ने किया था अपने और अपनी अहलिया के एहसास। ग़ालिबन जो मुझे याद पड़ता है अपने तो उन्होंने किए थे लेकिन बाकी जजेस ने नहीं किए थे। तो ये अवैस मंगलवाला साहब जो होशियारी दिखा रहे थे या होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे, कामरान यूसुफ साहब ने इन्हें बड़ा खरा और करारा किस्म का जवाब दिया है।
और मेरे ख्याल से इस जवाब के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, एक और ख़बर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, इस खबर की डिटेल के बाद जो बंदियाल साहब वाली बड़ी खबर है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीबी भी हैं। इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ये कहते हैं, अदालत से इस्तदा करते हैं, जिसमें वज़ारत कानून को फ़रीक बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फ़रीक बनाया गया है, तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को फ़रीक बनाया गया है और जो बार काउंसिल्स हैं, वकला की बॉडीज़, तंजीमें, उनको फ़रीक बनाया गया है। कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करे कि जो आर्टिकल 184(3) सो मोटो का अख्तियार है उसे किन हालात में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये दरख्वास्त दायर करके बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि आप अपनी गाइडलाइन खुद तय कर दें अदालती फ़ैसले के ज़रिए। आगे वो लिखते हैं, वैसे ये जो गाइडलाइन की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी अदालत की रेगुलेशन से मुतल्लिक है, गाइडलाइन से मुतल्लिक है। उसमें भी, कानून में भी सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन दी गई हैं कि आर्टिकल 184(3) में बेंच कैसे बनेगा, सो मोटो किस पे लेना है, उसका तयन कैसे करेगा, तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब अलग से आईनी दरख्वास्त लेके आए हैं। आगे वो कहते हैं कि आला अदलिया में, यानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस की तश्कील है वो कैसे होगी, केसेस को समाअत के लिए कैसे मुकर्रर किया जाएगा, कब जब आएंगे उसके कितने दिनों के बाद मुकर्रर होंगे, कोई टाइम लाइन होगा नहीं होगा, इस पर गाइडलाइन दें। आला अदलिया में जजेस का तरीक़ाकार, इस पर हुक्म जारी करें। और ये जो जज साहबान के रिमार्क्स होते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे। और जो स्टाफ आला अदलिया में भर्ती होता है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है वो रखा जाए। तो ये एक दरख्वास्त अब सुप्रीम कोर्ट में आई है, देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी इस पर पेशरफ्त हुई वो आप नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से मुतल्लिक़ खबर है। मैंने नाज़रीन थंबनेल पे लिखा है स्कैंडल, लेकिन ये स्कैंडल, अगर जो चीज़ डिटेल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, अगर ये मुहज़्ज़म मुल्कों में हुआ होता तो ये बड़ा तहलका खेज़ किस्म का नाज़रीन स्कैंडल होता और इस पर जज साहब की जवाबदेही भी होती। लेकिन इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले इस मामले का मुख्तसर सा पस मंज़र आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो आर्टिकल 184(3) का बेदरे का इस्तेमाल होता है और उसमें केस तो देखा जाता है लेकिन साथ में फेस भी देखा जाता है मुबैना तौर पे, तो इसको रेगुलेट किया जाए। वैसे पार्लियामेंट की कानून साजी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान के फ़ैसले मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान के इजाफी नोट, इख्तलाफी नोट मौजूद थे कि हमें आर्टिकल 184(3) के केसेस की तरीक़ाकार बनाना चाहिए कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। ये तो दो धारी तलवार है, इसमें तो राइट ऑफ अपील भी नहीं है। बराह सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप होता है और फैसला सादिर हो जाता है, उस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील भी नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से बातें चलनी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कदम नहीं उठाया तो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया। और पार्लियामेंट ने क्या कहा? पार्लियामेंट ने ये कहा कि सो मोटो का तयन 3 रुकनी कमेटी करेगी, किस मामले पे आपने सो मोटो एक्शन लेना है, कौन सा मामला मफाद आमा का होगा, कौन सा मामला बुनियादी हकूक़ इन्फोर्समेंट का होगा। इस पर 3 रुकनी कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर जज शामिल होंगे, ये 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करेगी। और इस जो सोमोटो केस का जो भी मतलब मामला जिस पर सोमोटो लिया जाएगा वो 5 रुकनी बेंच के सामने, कम से कम 5 रुकनी बेंच के सामने लगेगा। और साथ में भी कहा गया कि 5 रुकनी बेंच का जो मुतासरा जो फैसला देगा 5 रुकनी बेंच, उसका जो मुतासरा शख्स होगा, मुतासरा फरीक होगा, उसे राइट ऑफ अपील भी हासिल होगा। तो ये क्यों दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बराह सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आता है तो नीचे से जो केसेस आते हैं ट्रायल कोर्ट से, सेशन अदालत से, सिविल अदालतों से, तो आपको 3, 4 या एटलीस्ट 2 राइट ऑफ अपील मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ अपील नहीं होता तो राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया। अब इसमें आप देखें ये कानून बना, कानून को सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंशन कब से चली आ रही है? 13 अप्रैल को। और फिर आपको ये भी पता है कि
जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई थी, पहली दरख्वास्त इमरान खान साहब लेके आए थे, लेकिन इमरान खान साहब की दरख्वास्त को नंबर पहले नहीं लगा। दरख्वास्त को नंबर लगा जवाद ख्वाजा साहब का, उनकी तीसरे नंबर पर दरख्वास्त आई, लेकिन जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त को पहले नंबर पर रखा गया। दूसरे नंबर पर बाकी दरख्वास्तें, इमरान खान साहब की दरख्वास्त तीसरे चौथे नंबर पर चली गई। इसी तरीके से आर्डियो कमीशन के ख़िलाफ़ भी इमरान खान साहब की दरख्वास्त पहले आई, ज़ुबैरी साहब की, मुक़्तदर अख्तर शबीर साहब की बाद में दरख्वास्तें आईं, लेकिन ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त को पहले नंबर लगा और मुक़्तदर शबीर साहब की दरख्वास्त को बाद में नंबर लगा। इमरान खान साहब की दरख्वास्त को तीसरा नंबर लगा, रियाज हनीफ राही साहब की दरख्वास्त को चौथा नंबर लगा। तो कोई क्राइटेरिया नहीं था कि दरख्वास्त अगर पहले आई है उसको पहले नंबर लगना चाहिए, बाद में आई दरख्वास्त पहले नंबर लग जाता था, जो पहले आई है उसको बाद में लगा दिया जाता था। इसका एक तासुर तो ये लिया जाता रहा कि जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त को पहले नंबर नहीं लग रहा, कहीं उनका फेस छुपाने के लिए दूसरे दरख्वास्त गुजारों को नंबर पहले तो नहीं दिया गया, ये एक तासुर उठा। लेकिन अब हुआ क्या है नाज़रीन, कर्नल इनाम उर रहीम साहब जिन्होंने जुलाई के महीने में जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हुआ, जहां सिविलियन को ट्रायल करने के बाद सज़ाएं दी गईं, जिसमें फांसी के मुजरमान भी थे, जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल की कैद के मुल्ज़मान भी थे, इनाम उर रहीम साहब ने जुलाई में एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि आपको इस बात की तो तशवीश है कि जो 9 मई के वाक़या हुआ है, उन लोगों का ट्रायल जो दरख्वास्तें आई हैं आपने फ़ौरी तौर पे टेकअप कर ली, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। और जज साहबान ये रिमार्क्स दे रहे हैं हमें, इनाम उर रहीम साहब ने कहा कि इन्हें तशवीश है कि जिन लोगों का ट्रायल नहीं शुरू हुआ वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, और ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कैसे हो सकता है। लेकिन मैं एक पटिशन लेके आया हूँ जुलाई के महीने में, मेरी उस दरख्वास्त में नंबर नहीं लग रहा, यानी जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त को नंबर लग गया, इमरान खान की दरख्वास्त को लग गया, आबिद ज़ुबैरी की दरख्वास्त को लग गया, गुलाम मोहिउद्दीन की दरख्वास्त को नंबर लग गया, और बाकी जितनी भी दरख्वास्तें सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर हुई, तमाम को नंबर लगा। तमाम यकजा करके एक केस बना के एक लार्जर बेंच में लगा लिया गया। तो इनाम उर रहीम साहब ये कहते हैं कि मेरी दरख्वास्त समाअत के लिए क्यों फ़िक्स नहीं, वो सवालात उठाते रहे, आपके साथ हम शेयर करते रहे कि जो लोग अभी जिनका ट्रायल नहीं हुआ, जिनके ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ, उनकी बड़ी तशवीश है, उनके बुनियादी हकूक़ की बड़ी फ़िक्र है। लेकिन जो फ़ौजी अदालतों से पहले सज़ा पा चुके हैं, जो फांसी के तख्तादार पे खड़े हैं, जिन्हें किसी वक्त फांसी पे लटकाया जा सकता है, जिन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, उन पे ऐसी कोई तशवीश नहीं। तो वो जो आइनी दरख्वास्त उन्होंने जुलाई में दायर की थी, आज आप देख लें तकरीबन 2 माह के बाद वो जो आइनी दरख्वास्त थी कर्नल इनाम उर रहीम साहब की, वो ये कह के वापस कर दी गई कि इसमें बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट का कोई मामला नहीं है, ये अवामी मफाद आमा का मामला नहीं है, इसमें आर्टिकल 184(3) के जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि अवामी मफाद का मामला हो, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का मामला हो, इस बात की कोई निशानदेही नहीं की गई। और फिर एक तराज़ ये भी लगा कि मुतलका फ़ोरम से, यानी हाई कोर्ट से रजू नहीं किया गया, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब इसमें आप देखें कि इस दरख्वास्त को नंबर भी नहीं लगा, महीनों पड़ी रही। अगर ये ऑब्जेक्शन थे आप वापस कर देते। ये इस दौरान बंदियाल साहब के दौर में जब वो चीफ जस्टिस से चैम्बर अपील कर देते, कोई मौका नहीं दिया गया। उनकी रिटायरमेंट से 2 रोज़ पहले यानी 14 सितंबर को ये जो दरख्वास्त है जो कर्नल इनाम उर रहीम साहब की, जो कि एक्चुअल बुनियादी हकूक़ के इन्फोर्समेंट का मामला भी बनता है, जो जज साहबान के अपने रिमार्क्स के मुताबिक, जो कि मफाद आमा का मामला भी बनता है, ये 2019 से पड़ा है, अपीलें पड़ी हैं। उन अपीलों को मुतवज्जे करने के लिए ये आइनी दरख्वास्त इनाम उर रहीम साहब लेके आए थे। तो 2 महीने तक ये दरख्वास्त पड़ी रही। 2 महीनों के बाद इस दरख्वास्त को 14 सितंबर को बंदियाल साहब के रिटायरमेंट से पहले एतराज़ात लगा के, ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिया गया। तो जो मैंने आगाज़ में कहा इस खबर के, क्या अगर महज़्ज़ब माशरे में ये सब कुछ होता, ये मन मर्जी करता, फुल कोर्ट में जज साहबान क्या कह रहे थे कि क्या एक चीफ जस्टिस के पास सारे इख्तियार होने चाहिए, वो केस लेके बैठ जाए, अपनी मर्ज़ी से लगाए या केस को एतराज़ात लगा के वापस कर दे, बैठा रहे ना लगाए, तो कोई क्या कर सकता है। तो अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बनी है, तो फिर तो किसी केस को दबाने का, किसी एक शख्स में अथॉरिटी होने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर 3 जजेस फैसला करेंगे तो एक जज में ज़्यादा शफाफियत बनती है या 3 जज साहबान बैठ के फैसला करें उसमें ज़्यादा शफाफियत बनती है। तो ये एक मिसाल है कि बंदियाल साहब के पास ही आई। और ये नहीं होता कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस से दरख्वास्त वापस हो जाए वो
जो मौजूदा उस वक्त चीफ जस्टिस हो उसके इल्म में ना हो, एतराज़ लगने के बाद मामला उनको नोट किया जाता है, पुट किया जाता है कि ये देखें इस पर क्या करना है। तो डायरेक्शन ऊपर से आती है, फिर ये वापस होती है। तो अगर मुहज़्ज़म माशरे में ऐसा होता तो चीफ जस्टिस जवाबदेह होता, उससे पूछा जाता कि बाकी दरख्वास्तें आपने लगा ली, हेयरिंग भी आपने कर ली, ये उससे ज़्यादा संजीदा मामला था, आपने इस दरख्वास्त को एतराज़ लगा के वापस कर दिया, और फिर इसके बाद दायर होने वाली दरख्वास्तें जो कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक थीं उनको आपने टेकअप कर लिया, आपने नंबर लगा दिए। ये दरख्वास्त उनसे पहले आई, यानी पहले दरख्वास्तें जो आ गई वो तो समात के लिए फ़िक्स हो गई, उसके बाद कुछ और भी दरख्वास्तें आ गई। तो ये दरख्वास्त जो है इसको क्यों नहीं लगाया गया, नहीं लगाना था तो इतना अरसा रखा क्यों गया, तो ये जवाबदेही होती। लेकिन यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सस्टेन कर पाएगा तो मेरे ख्याल से मामला ज़्यादा बेहतर और शफाफ हो जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं।